भी प्रेडिक्शन करता हूँ, अगर आज इलेक्शन हो जाए 340 सीटें लाएंगे, पहले 303 थी। दूसरी बात क्या है आरजू जी, ये जो सेल्फलेस डेवलपमेंट है, ये जो सेल्फलेस कर्मा है कि मैं कर्म करे जा रहा हूँ, करे, मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। मेरी माँ उसी एक कमरे में रहती, मेरा भाई अब भी पहले पेट्रोल पंप में पेट्रोल भरता था, अब भी पेट्रोल पंप में पेट्रोल भरता। मेरा कोई भाई भतीजा पार्टी में कोई अरबपति खरबपति नहीं बने, वैसे ही है। मेरे अकाउंट में कितने पैसे हर इलेक्शन कमीशन के पहले मुझे लिखना पड़ता है। तो ये जो ईमानदारी है, ये जो चीज है, ये जो कैरेक्टर है, ये जो कन्विक्शन है, ये जो देश को बनाने की शक्ति है, अब ये हर घर में जा रही है, हर आदमी को दिख रहा है। ये खाली नहीं कि ईमानदार है व्यक्ति, और जो उसने मेरे लिए प्रॉमिस किया वो मुझे ला के दे दिया मेरे डोर स्टेप पे, बिना इंटरवेंशन। ये नहीं क्या हाँ वहां जाके लाइन में लगो वहां मिल जाएगा, नहीं। आप पैसा आ रहा है, डीबीटी आपके बैंक अकाउंट में आ रहा है, आपको सिलेंडर मिल रहा है, उसकी सब्सिडी आपके बैंक अकाउंट में आ रही है, आपको वैक्सीन मिल रहा है तो आपके ऐप फोन पे सारा आ रहा है। ये नहीं कि कहीं पर्चा लिखाना है, कहीं फाइल चलानी है, फिर किसी को पैसे देने हैं, फिर लाइन में लगना है। फाइल लाइन वाइन ये सिस्टम कर रहा है। जनधन आधार मोबाइल जैम, जनधन आधार एंड मोबाइल, दे हैव बीन द रेवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट्स ऑफ डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, सीधा बेनिफिट आपके खाते में बात करता। सुमित भाई ये बताइए, एक तरफ तो प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो जमात है, पार्टी है, वो गुजरात में जो है वो जीत गई, बड़ी लैंडस्लाइड विक्ट्री है भाई, मतलब सब कुछ ही खा पी गए हैं। और दूसरी तरफ जो हिमाचल प्रदेश में देख रहे हैं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो मतलब बाजी ले गई है, और बीजेपी मतलब अच्छा वोट ले गई है, 25 सीटें ले गई है। आप क्या समझते हैं इसका क्या इम्पैक्ट होगा 2024 के इलेक्शन में? इलेक्शन में सबसे पहले चीज़ सब 2-3 चीजें देखिए। एक ऐसा लीडर है जो 15 साल स्वयं सेवक रहा है, ऑर्गेनाइजेशन सेक्रेटरी रहा है, प्रचारक रहा है, प्रभारी रहा है, इनकी पार्टी को बनाया ग्रास रूट लेवल, 15 से 20 साल, 15 साल सीएम और 10 साल पीएम। तो ये हो गया एक्टिव पॉलिटिकल एक्सपीरियंस ऑफ 45 से 50 साल। एक्टिव पॉलिटिकल एक्सपीरियंस कह रहा हूं मैं आपको, ये मतलब ऐसा नहीं कि हाँ जुड़े हैं, एक्टिव पॉलिटिक्स। और अब उनकी एज देखिए और एक्सपीरियंस देखिए, और ऐसा कोई दूसरा लीडर आपको इंडिया में दिखे हाँ है या होगा आज की डेट में तो नहीं है। अगर कोई है तो मुझे नाम बताइएगा, तो फिर मैं बात मानूंगा। देयर इज नो लीडर, अंडरस्टैंड। मैं प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, मैं ये नहीं, मैं सब्जेक्ट टू पैरामीटर्स पे बात नहीं कर रहा। देखिए आरजू जी, शो पे बुलाने के लिए धन्यवाद। गुजरात का एक इम्पोर्टेंट इलेक्शन था, क्योंकि आपकी बात जो जीत हुई 54% वोट मार्जिन पे हुई। 50%, 54 मतलब अगर बाकी सारी अपोजिशन भी जुड़ जाती तब भी मिला के भी नहीं हरा पाती। तो ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। लास्ट टाइम जो इलेक्शन था पास था बिटवीन कांग्रेस एंड बीजेपी, मतलब एक फाइट थी। अब की बात तो लैंडस्लाइड विक्ट्री ऐसी तो पिछले 30-35 साल में नहीं हुई। और ये टर्म होने के बाद आपको एक और चीज बताऊं, ये 7वीं बार बीजेपी आएगी और मोदी जी के अंडर बीजेपी कभी हारी नहीं, और ये टर्म आते ही दे विल रूल गुजरात फॉर 32 इयर्स। ये भी एक इंडिया में रिकॉर्ड है, नोबडी हैज बीन एबल टू रूल अ स्टेट फॉर 32 इयर्स। इससे पहले रिकॉर्ड था सीपीएम का, वो भी टूट गया। 32 इयर्स को मोटा मोटा देख लीजिए, 75 साल हो गए आजादी को, यानी कि 50% टाइम एक स्टेट को रूल करना बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात है। और इनका वोट शेयर बढ़ा है, कांग्रेस का वोट शेयर घटा है। अब तक की ऐसी लैंडस्लाइड विक्ट्री किसी के अंडर नहीं हुई। और ये था कि कांग्रेस ने जब अपना पूरा दमखम लगा दिया, वहां आम आदमी पार्टी भी खड़ी थी, ये भी खड़ी थी। देखिए गुजरात ने मोदी जी के अंडर ट्रांसफॉर्मेशन होते देखा। आपको एक छोटी सी स्टोरी बताता हूँ, ये भी सच्चाई है, ये आपको काफी लोग नहीं जानते होंगे। 95 में देखिए मोदी जी का अगर आप बैकग्राउंड देखिए, ये शुरू से आरएसएस के स्वयंसेवक थे, फिर ये संगठन मंत्री रहे, संगठक रहे हैं, प्रचार प्रमुख रहे हैं, कई सारे इन्होंने प्रभारी रहे हैं। तो उन्होंने कई सारे ऑर्गेनाइजेशनल जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती वो देखी है। उस दौरान ये हर स्टेट में घूमे हैं, कभी हरियाणा का रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल गई, कभी दिल्ली की मिल गई, कभी कहीं की मिल गई। ये गुजरात में नहीं थे, मोस्टली गुजरात के बाहर थे। इन्होंने 21 साल हर गली कोचा मोहल्ला छाना ये काम करते हुए इंडिया का मोस्टली। उसके बाद फिर 1995 में इन्हें गुजरात भेजा गया, ये आपको सच्चाई बता रहा हूँ। और 97 में ये भी सच है कि इनको गुजरात से वापस आना पड़ा, क्योंकि गुजरात के जो इनके रेवोल्यूशनरी आइडियाज थे उसको लेके गुजरात की बीजेपी में सहमति नहीं थी। कह रहे भाई ये बात क्या कर रहा है, ये बंदा तो बहुत आगे की बात कर रहा, नहीं ऐसे नहीं चलेगा, हमें इलेक्शन देखना है अगला। और ऐसी अनुकंपा हुई कि 2001 में इन्हें वहां का सीएम बना के भेजा गया। जिस आदमी को 1997 में भगाया गया, लिटरली वहां से जाना पड़ा, 2001 में वो सीएम बन के वहीं जाते हैं। अब सीएम में इनका एक्सपीरियंस
करीब 15 साल था, और पीएम में इनका एक्सपीरियंस करीब 8-10 साल हो गया। अगर आप ये एक्सपीरियंस ज्वाइन मिलाए तो 45 से 50 साल का एक्सपीरियंस एज अ पॉलिटिशियन ऑन द ग्राउंड, ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज स्वयंसेवक, प्रचारक, सोसाइटी पे, गली कोचा मोहल्ले पे, फिर आप 15 साल सीएम रहते हैं, फिर आप 10 साल करीब पीएम रहते हैं। इस एज में इतने एक्सपीरियंस का पॉलिटिशियन पूरे भारत में कोई नहीं है। देयर इज नोबडी ऑफ दिस बायोडाटा। एक पॉलिटिशियन इस लेवल का नहीं है। उसके अलावा आरजू जी 8 साल से कोई छुट्टी नहीं ली। सुनिएगा, 8 साल से कोई छुट्टी नहीं ली। जब ये पीएम हाउस में आए तो वो 6-7 मकान होते करीब, मतलब में 6-7 है, उसे लोक कल्याण मार्ग कहते हैं। अब अंदर कहाँ रहते नहीं मुझे नहीं पता, मैं कभी गया नहीं हूँ। तो वहां पे जब ये आए मोदी जी, सबसे पहले इन्होंने पता क्या काम किया, 19 ट्रक सामान वहां से निकलवाया। कहता मुझे इसकी क्या जरूरत, मैं तो ये तो मेरे काम का ही नहीं है सामान। अब भी एक कमरे में रहते हैं। जैसे प्रचारक का जीवन था, अब भी वैसे ही जीवन। आपको एक और चीज बता दूं, लोगों को नहीं पता होगा या काफी को पता भी होगा, ये जो दाल चावल खाते हैं ना, खुद लेते हैं, इसके पैसे खुद देते हैं। एलपीजी अपने पैसे की लेते हैं। इनका एक नौकर है जिनका खाना वाना बनाता है, उसकी सैलरी खुद देते हैं। अपने जूते कपड़े मोजे भी खुद खरीदते हैं। ठीक है जी। सरकार से जो सरकार, भारत इतना बड़ा देश क्या दे रहा है प्रधानमंत्री को, एक रहने का घर, वो भी इसलिए क्योंकि एसपीजी का प्रोटेक्शन एक प्रोटोकॉल है उस घर का। और शायद बिजली का बिल, पता नहीं बिजली का बिल भी हो सकता खुद देते हो, ये मुझे नहीं पता। पर दाल चावल चीनी आटा गेहूं, नौकर की तनख्वाह, दूध चाय पत्ती, मोजा जूता कपड़ा अपने पैसे से खरीदते हैं। गुजरात में जब थे जितना पैसा इकट्ठा हुआ वो तो दिया है वो अपने एम्प्लॉइज को, सबको। भाई इनसे बेटियों की शादी करना, तोशा खाने में जो है उसमें एजुकेशन ऑफ द गर्ल चाइल्ड पे लगा दिया सारा। यहाँ he has not taken a छुट्टी for last 8 years now, एक छुट्टी नहीं ली, and he is uncorruptible, ये सबको पता है। और भारत जैसे देश में आप पे एक करप्शन का इल्जाम न लगना, almost in 45 to 50 years of political career is almost impossible, and here is the man। अब ये जो चीजें खुल के आई है, ये जो चीजें सामने आई है, ऐसे में एंटी इनकम्बेंसी नाम की चीज तो है ही नहीं कुछ। लोग कहते हैं एंटी इनकम्बेंसी, 5 साल बाद एंटी इनकम्बेंसी है कि हमें लोगों ने हटा दिया। मोदी जी ने एक नया टर्म निकाला है, प्रो इनकम्बेंसी। काम इतना अच्छा करो, लोगों में बार बार सुनो, और एक नया बेंचमार्क सेट हो गया। अगर मेरे अंडर जब से मैं तो 7 इलेक्शन हमने जीते हैं, तो आप क्यों नहीं जीत सकते? अगर आप नहीं जीत सकते तो आप में कोई कमी है, आप में कोई कमी है। आप देखिए पिछली बार आपको याद होगा, 1 साल पहले इन्होंने पूरे गुजरात का कैबिनेट बदल दिया, सारे मिनिस्टर बदल दिए, एक एमएलए नहीं हला, और उसका रिजल्ट आपको इलेक्शन में दिख गया। बाकी सारी पार्टियां भाग रही थी, दौड़ रही थी। हमारे केजरीवाल साहब तो कहते हैं हमारी सत्ता बढ़ रही है, ये बढ़ रही है, वो बढ़ रही है। क्या वो तो हर जगह कहते हैं। उनके बारे में एक विशेषता बताऊं सी बस, वो कहते हैं कि मैं प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट हूं, अरविंद केजरीवाल। और जो हमारी लोकसभा होती है ना, जहां आप इलेक्ट होके जाते हैं, उनका एक एमपी भी नहीं है। मोदी जी के 303 है, और वो प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट है। कॉन्फिडेंस देखा आपने, हाइट ऑफ कॉन्फिडेंस। अब ये तो रही गुजरात की बात। गुजरात के लोगों ने इन्हें मैंडेट दिया, क्रॉस मैंडेट दिया। अब आप चलिए हिमाचल की तरफ। आपने हिमाचल में एक बात देखा, आम आदमी पार्टी थी, पर उसे कुछ वोट मिला नहीं। अधिकतर सीटों पे जमानत जब्त हुई, 90% सीटों। चीमा साहब, बीजेपी और आम आदमी और हिमाचल में एक विशेषता है, काफी सीटें हैं जहां 500 वोटों से भी कम का मार्जिन होता है हार और जीत के बीच। यू नो व्हाट इज द डिफरेंस इन वोट शेयर? 0.9%। 0.9% इज द वोट शेयर का डिफरेंस। कोई लैंडस्लाइड विक्ट्री नहीं है, कि गुजरात की तरह नहीं है कि लैंड 54% वोट शेयर है। 0.9% इज द डिफरेंस। इनका मंत्रा क्या है? डेवलपमेंट डिलीवर्ड। नहीं तो क्या होता है, देखिए जी, हम 2030 में आपको ये दे देंगे, 2050 में ये दे देंगे, और 2070 में आप नंबर 1 इकोनॉमी बनोगे दुनिया की। कहता है यार किसने देखा, अगला इलेक्शन खत्म। इनकी विशेषता जो उन्होंने प्रॉमिस किया अगले इलेक्शन से पहले, डिलीवर्ड। डेवलपमेंट डिलीवर्ड। मैं अपने नेशनल टीवी पे कई बार कह रहा हूँ, द यूएसपी ऑफ मोदी इज 1 इज अ पॉलिटिकल जीनियस, सेकंड इट इज डेवलपमेंट डिलीवर्ड। ये हवाई वादे नहीं है, हवाई किले नहीं है, मतलब ये नहीं इंशाल्लाह मतलब सब ठीक है हो जाएगा, कोई टेंशन मत लो। अगर सड़क का इन्होंने इनॉग्रेशन किया, फाउंडेशन स्टोन रखी, तो इनॉग्रेशन भी ये उसी टेन्योर में करते हैं।
तो जब ये लोगों को डेवलपमेंट डिलीवर्ड दिख रही है, उनके दरवाजे पे आ रही है और 2 इलेक्शनों के बीच आ रही है, तो वोट तो उन्हीं को मिलेगा ना। बाकी लोग तो हवाई फायर करते हैं। अरविंद केजरीवाल जी का तो क्या कहे, ये तो अब इन्हें फ्री बिजली पानी के अलावा कुछ आता ही नहीं। इन्हें लगता है फ्री बिजली पानी का मॉडल लेके हर जगह जाएंगे और वोट मिल जाएंगे। इन्हें लगता है वोट बिकता है। ये इस गलत फहमी में रहते, वोट बिकता है। तो इन जवाब मिल जाता है, हर इलेक्शन में जवाब मिल गया इनको। और हिमाचल में गए थे अरविंद केजरीवाल जी, वहां सब सीटों पे जमानत जब्त हुई, ऑलमोस्ट 1% वोट भी नहीं मिला। तो मतलब जब जनता जवाब दे देती। अभी मोदी जी का जादू अक्रॉस इंडिया चलता है, मैं जादू ही बोलता हूँ, क्योंकि आज तक इतनी बड़ी मेजॉरिटी कोई नहीं लाया। दूसरी चीज क्या आरजू जी, मैं आपको एक और चीज बताऊं जो काफी लोग नहीं जानते होंगे। ये कुछ प्रभु की भी कृपा होती है, कुछ होता है, मतलब ऊपर वाले का लिखा हुआ होता है, जो शायद हम लोग ऑर्डिनरी लोग नहीं समझ पाते। आपको पता है ये ऑन रिकॉर्ड है, मोदी जी आरएसएस में तो खैर थे ही, 2 बार ये रामकृष्ण मिशन गए कि मुझे मॉन्क बनना है, मैं सब कुछ छोड़ के। आपको पता है 2 बार उन्होंने लौटा दिया इनको, बोला नहीं आप मॉन्क नहीं बनोगे, आपको बहुत बड़ा कर्मयोगी बनोगे आप, यू हैव टू डू अ बिग कर्मा, आपको बहुत बड़े काम करने। उन्होंने जो मॉन्क बनने है उसको लौटा दिया, नहीं यू आर नॉट सपोज टू बिकम अ मॉन्क, यू आर सपोज टू बिकम अ कर्मयोगी, ये ऑन रिकॉर्ड है। तो आप देखिए जो भी वहां बैठे थे, वहां जो भी मतलब स्क्रीनिंग कर रहे थे, अब देखिए उनकी नजर कितनी, उनकी ताकत कितनी, उन्हें समझ आ गया ये बंदा साधु बन सकता है, ये साधु नहीं, ये कर्मयोगी बनेगा। कि तुम्हें देश के लिए काम करना, तुम्हें लड़ना है, तुम्हें बुराई को मिटाना है। अब देखिए अगर आज ये मंक बन गए होते, साधु बन गए होते, तो आज यहाँ नहीं होते ना। पर कुछ ना कुछ तो था ना उस आदमी ने जिसने 2 बार लुटाया इनको, बोला नहीं तुम्हारे लिए रास्ता है ही नहीं, तुम्हारे लिए रास्ता है देश चलाना, तुम लड़ो, जाके लड़ो, तुम्हारे लिए आगे बहुत बड़ा रास्ता है। तो इसमें कहीं ना कहीं एक ईश्वर की भी अनुकंपा, एक ईश्वर का भी आशीर्वाद है। नहीं तो इतना बड़ा मतलब आप देखिए वर्चस्व रखना भारत जैसे देश में असंभव।